तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे होंगे। गाइज, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की लाइव क्लास में। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू और वेलकम सभी लोगों का। तो आज की लाइव क्लास में हम बात करने वाले हैं भारत की जनजातियों से जुड़े हुए अभ्यास प्रश्नों पर। कल शाम 8 बजे एक लाइव क्लास आई थी जहां पर हमने भारत की जनजातियों से जुड़े हुए जो प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में परिचर्चा की हुई थी। आज उसी परिचर्चा से जुड़े हुए प्रश्नों का हम अभ्यास करेंगे और पूरी उम्मीद है कल दोपहर में विश्व की जनजातियों से जुड़ा हुआ जो वीडियो है वो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। उस क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड है। आप अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला में शामिल होने के बाद में, हिस्सा लेने के बाद में जा करके वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो पहली जो हमारा प्रश्न है आज का, जो हमारी क्लास का जो पहला प्रश्न है, उससे हम इसकी अपनी लाइव क्लास को स्टार्ट करें। इसके पहले नए जुड़े लोगों के लिए दो इन्फॉर्मेशन है। आपको पहले क्वेश्चन नंबर 1 मेंशन करना है, इसके बाद में आंसर करना होता है। हर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में, विकल्पों को पढ़ने के बाद में मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं। आपको आंसर उसी 10 सेकंड के ड्यूरेशन के बीच में टाइप करना होता है। यानी कि जब मैं चौथा विकल्प पढ़ दूंगा उसके बाद में आप अपने आंसर्स टाइप करेंगे। पहला प्रश्न हमारा यहाँ से है कि भारत की आबादी का कुल कितना हिस्सा जनजातीय समुदाय है। यानी कि भारत की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका कितना प्रतिशत हिस्सा है जो जनजातीय समुदाय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है 8%, ऑप्शन बी है 6%, ऑप्शन सी है 10% या फिर ऑप्शन डी है 12%। तो एक लिख करके फिर ए टाइप कर दीजिए 8% कहने के लिए, एक लिख करके फिर बी टाइप कर दीजिए 6% कहने के लिए, एक लिख करके फिर सी टाइप कर दीजिए 10% कहने के लिए, और एक लिख करके फिर डी जो है वो टाइप कर दीजिए आप 12% कहने के लिए। तो पहले प्रश्न का सही जवाब क्या है ये आप मुझे बताइए। मैंने कल जब आपको आप जनजातियों के बारे में पढ़ाना शुरू किया था तो सबसे पहले मैंने आपको यही तथ्य बताए थे, क्योंकि क्लास जो थी वो करीब 30 मिनट के आसपास थी। लेकिन मैंने जो क्लास के जो आज के क्वेश्चन टॉप 10 या 11 क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन मैंने शुरुआत के 6 या 7 मिनट के वीडियो से लिए हुए ही हैं। तो शुरुआत से ही इतनी महत्वपूर्ण क्लास थी, एक एक फैक्ट से तो क्वेश्चन बन रहा है। ऐसे में आप मुझे बताइए कि जो भारत की आबादी का कुल कितना हिस्सा है जो जनजातीय समुदाय से रिलेटेड है। फटाफट मुझे टाइप करके बताइए। ऑप्शन ए के लिए 8% के लिए ऑप्शन ए टाइप कीजिए, 6% के लिए ऑप्शन बी टाइप कर दीजिए, 10% के लिए ऑप्शन सी टाइप कर दीजिए और 12% के लिए ऑप्शन डी टाइप कर दीजिए। तो चलिए गाइस, यहाँ से हम आज के अपने पहले प्रश्न का सही जवाब देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा था कि भारत की आबादी का कुल कितना हिस्सा जनजातीय समुदाय है। कुल कितना हिस्सा जो है वो जनजातीय समुदाय। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 8%। ठीक है, तो जो 8.7% हिस्सा है कुल मिलाकर के भारत की आबादी का, वो किसका है, वो जनजातीय समुदाय का। और जो सबसे ज्यादा जनजातीय समुदाय है वो हमारा पाया जाता है एमपी में। ठीक है, गोंड जो है ये भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है और दक्षिण भारत का जो सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है वो है हमारा टोटा। अब अच्छा बताइए मुझे आप, जो भारत की जनसंख्या है इसमें जातियों का जो विवरण है वो सबसे पहले किस व्यक्ति ने दिया था। दरअसल जो भारत में आबादी आज पाई जाती है इसमें जनसंख्या में तमाम सारे जो आदिवासी हैं या आदिवासियों से जुड़े हुए जो तमाम सारे मानव प्रजातियां हैं उनसे जुड़े हुए तत्व तो कई लोगों में पाए जाते हैं। इनका सबसे पहले जो विवरण है, इनका जो वर्गीकरण है वो किस व्यक्ति ने किया था, आपको ये बताना है। दो, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है आज का। ऑप्शन ए है हर्बर्ट जॉनसन ने, ऑप्शन बी है हर्बर्ट रिजले ने, ऑप्शन सी है विलियम जॉनसन ने, ऑप्शन डी है लॉर्ड वाशिंगटन ने। तो निम्नलिखित में से कौन सा वह व्यक्ति है जिसने भारतीय जनसंख्या में जातियों के विवरण को दिया था। ऑप्शन ए टाइप कर दीजिए हर्बर्ट जॉनसन के लिए, ऑप्शन बी टाइप कर दीजिए हर्बर्ट रिजले के लिए, ऑप्शन सी टाइप कर दीजिए विलियम जॉनसन के लिए और ऑप्शन डी टाइप कर दीजिए लॉर्ड वाशिंगटन के लिए। आपके पास में 10 सेकंड का टाइम है। हमारे दूसरे प्रश्न का सही जवाब आप बता दीजिए। गाइज, मैं जब आपको कल पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया हुआ था यहाँ पर कि जो हमारे यहाँ पर प्रजातियां हैं उनका नीग्रिटो के रूप में, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट के रूप में, भूमध्य सागरी के रूप में, नार्डिक के रूप में, इस प्रकार से भारतीय जो जनजातियों में जो विविधताएं हैं, विशेषताएं, उनके हिसाब से इनका वर्गीकरण किया गया। दो व्यक्तियों ने वर्गीकरण किया। पहले एक विदेशी व्यक्ति थे जिन्होंने इसका वर्गीकरण किया, फिर उसके बाद में 1931 की जनगणना को आधार बना करके एक भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया, सर्वाधिक जो सर्वमान्य और प्रमाणिक विवरण है वो प्रस्तुत किया। वो प्रश्न भी मैंने आपको वहां पर बनाया हुआ, वहां पर उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिएगा यहाँ से आज के अपने दूसरे प्रश्न का सही जवाब देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा यह था कि भारतीय जनसंख्या में जातियों का विवरण जो है ये सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने दिया था। तो हमारे दूसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी हर्बर्ट रिजले ने। हर्बर्ट रिजले वह व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था, भारतीय जनजाति के जो जनजातियों में जो जातियां पाई जाती हैं इनका विवरण दिया हुआ था। यहां से हम बढ़ते हैं आज के अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा यह है कि जो निग्रिटो प्रजाति है इसके जो आदिवासी हैं इनका निवास स्थल कहां पर है। जो निग्रिटो प्रजाति है इसका निवास स्थल कहां पर है। ऑप्शन ए है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में,
ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश के तटीय भाग में, ऑप्शन सी है पूर्वोत्तर भारत में, ऑप्शन डी है राजस्थान और गुजरात में। तो मुझे बताइए कि जो निग्रोटो प्रजाति है, इस निग्रोटो प्रजाति के आदिवासियों का जो निवास स्थल है वो बेसिक रूप से कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए है अंडमान और निकोबार में, ऑप्शन बी है, इसके बाद में टाइप कर दीजिए ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश के तटीय भाग में, ऑप्शन सी पूर्वोत्तर भारत में, और ऑप्शन डी राजस्थान और गुजरात में। तो निग्रोटो प्रजाति के आदिवासियों का निवास स्थल कहाँ पर है, तीसरे प्रश्न का मुझे जवाब आप बता दीजिए। आपके पास में 10 सेकंड का टाइम है। निग्रोटो प्रजाति के आदिवासियों का निवास स्थल अंडमान निकोबार में है, ए टाइप कर दीजिए, आंध्र प्रदेश के तटीय भाग में बी टाइप कर दीजिए, पूर्वोत्तर भारत में सी टाइप कर दीजिए, राजस्थान और गुजरात में टी टाइप कर दीजिए। निग्रोटो प्रजाति के आदिवासियों का निवास स्थल कहाँ पर है, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश तटीय भाग, पूर्वोत्तर भारत या फिर राजस्थान और गुजरात। तो चलिए गाइज, यहाँ से 10 सेकंड का समय करीब करीब समाप्त होने को है। हम आज के अपने तीसरे प्रश्न का सही जवाब देख लेते हैं। तो गाइज, जो निग्रोटो प्रजाति है, इस निग्रोटो प्रजाति का अगर हम निवास स्थल देखेंगे तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके अलावा केरल के तटीय हिस्सों में पाया जाता है। तो जो निग्रोटो प्रजाति है, इसके आदिवासियों का निवास स्थल अंडमान निकोबार और केरल के तटीय हिस्सों में पाया जाता है। तो ऑप्शंस के हिसाब से सुटेबल ऑप्शन है ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसके अलावा आप केरल भी याद रखिएगा, ठीक है। केरल में अगर टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो केरल में जो है वो वहां पर 2 टाइगर रिजर्व हैं, और इसके अलावा जो अंडमान निकोबार है और इसके अलावा जो हमारा केरल है, यहाँ पर क्या होता है, निग्रोटो प्रजाति हैं, जो निग्रोटो प्रजाति के आदिवासी हैं ये पाए जाते हैं, ठीक है। केरल में जो 2 टाइगर रिजर्व है उसमें एक का नाम है पेरियार और दूसरे का नाम है पराम्बीकुलम, ठीक है। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी केरल के पेरिपार यानी कि पेरियार और पराम्बीकुलम। यहाँ से बढ़ते हैं हम आज के अपने चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न हमारा ये है कि भारतीय जनसंख्या में प्रजातियों के वितरण को समझने के लिए सबसे प्रामाणिक और सर्वमान्य वर्गीकरण किसका है। तो एक भारतीय व्यक्ति हैं जिन्होंने 1931 की जनगणना को आधार बना करके भारतीय प्रजातियों में, जनसंख्या में जो प्रजातियों का वितरण है, इसको समझाने के लिए एक सबसे ज्यादा प्रामाणिक और सर्वमान्य विवरण दिया हुआ है, वर्गीकरण किया हुआ है, ये किसका है। ऑप्शन ए हर्बर्ट रिजले का, ऑप्शन बी है वीएस गुहा का, ऑप्शन सी है डॉक्टर समीर खान का, या फिर ऑप्शन डी है डॉक्टर एस चंद का। तो भारतीय जनसंख्या में प्रजातियों के वितरण को समझने के लिए सबसे प्रामाणिक और सर्वमान्य वर्गीकरण किसका है, 4 लिख करके फिर ए टाइप कर दीजिए हर्बर्ट रिजले के लिए, बी टाइप कर दीजिए वीएस गुहा के लिए, सी टाइप कर दीजिए डॉक्टर समीर खान के लिए, और डी टाइप कर दीजिए डॉक्टर एस चंद के लिए। भारतीय जनसंख्या में प्रजातियों के वितरण को समझने के लिए सबसे प्रामाणिक और सर्वमान्य वर्गीकरण किसका है। 10 सेकंड का टाइम है। हर्बर्ट रिजले, वीएस गुहा, डॉक्टर समीर खान या फिर डॉक्टर एस चंद। फटाफट 4 लिख करके ABCD मुझे टाइप करके बताइए कि हमारे इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, कि जो भारतीय जनसंख्या है इसमें प्रजातियों के वर्गीकरण को समझने के लिए सबसे ज्यादा प्रामाणिक और सर्वमान्य वर्गीकरण किसका है। तो चलिए गाइस, आज के हम अपने चौथे प्रश्न का सही जवाब देख लेते हैं। चौथा प्रश्न था कि भारतीय जनसंख्या में प्रजाति के वितरण को समझने के लिए सबसे प्रामाणिक और सर्वमान्य वर्गीकरण किसका है। ये 1931 की जनगणना पर आधारित है और ये है डॉक्टर BS गुहा का। तो जो BS गुहा जी हैं, इनका वर्गीकरण सबसे प्रामाणिक और सर्वमान्य माना जाता है। हर्बर्ट रिजले ने सबसे पहले भारतीय प्रजातियों के वितरण को वर्गीकृत किया हुआ था। तो हर्बर्ट रिजले पहले व्यक्ति थे, लेकिन जिसका सबसे प्रामाणिक है वो है BS गुहा। इन्होंने 1931 की जनगणना को आधार बनाया हुआ था। इसके बाद में बढ़ते हैं यहाँ से हम आज के अपने 5वें प्रश्न की तरफ। गाइज, ये मुझे आप बताइए कि जो लेप्चा जनजाति है ये कहाँ की है, ठीक है। लेप्चा जो जनजाति है ये कहाँ की है। ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश की, ऑप्शन बी है भूटान की, ऑप्शन सी है बांग्लादेश की, या फिर ऑप्शन डी है सिक्किम की। तो लेप्चा कहाँ की जनजाति है, मुझे इसका आप जवाब दे दीजिए। 5 लिख करके फिर ए टाइप कर दीजिए अरुणाचल प्रदेश के लिए, बी टाइप कर दीजिए भूटान के लिए, सी टाइप कर दीजिए हमारा बांग्लादेश के लिए, और डी टाइप कर दीजिए सिक्किम के लिए, ठीक है। तो फटाफट मुझे बता दीजिए कि जो लेप्चा जनजाति है ये कहाँ पर है। बात आ गई है अरुणाचल प्रदेश की, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई हुई थी कि अरुणा से जो अरुणाचल है इससे कमला नाम की बात क्या हो गई है, पक्की हो गई है। ये थी ट्रिक, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के जो टाइगर रिजर्व हैं वो कौन कौन से हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है कमलांग, दूसरा है जिसका नाम है नामदफा, और तीसरा है जिसका नाम है पक्की। तो ये 3 टाइगर रिजर्व हैं, कमलांग, नामदफा और पक्की। ये टाइगर रिजर्व है कहाँ के, अरुणाचल प्रदेश के। आपको बताना था लेप्चा कहाँ की जनजाति है, तो मैंने यहाँ के टाइगर रिजर्व सोचा आपको रिवाइज करा दूं। तो गाइस, जो अरुणाचल प्रदेश है ये लेप्चा जो है, अगर हम जो लेप्चा है जनजाति कहाँ की अगर हम ये देखें तो जो ऑप्शन डी है ये इस प्रश्न का सही जवाब है। लेप्चा जनजाति सिक्किम की। गाइस, एक चीज याद रखना, भूटान में भी लेप्चा जनजाति पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर चूंकि हम भारत की बात स्पेशली कर रहे थे। दूसरी चीज क्या है कि मुख्य रूप से जो ओरिजिनेट वाली स्टेट है वो हमारा भारत का सिक्किम है। लेकिन अगर कभी भी सिक्किम और भूटान दोनों ऑप्शन, इस हिसाब से सटीक ऑप्शन डी है, लेकिन भूटान और सिक्किम अगर कभी आपको दोनों ऑप्शन में दिख जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। भूटान और सिक्किम, फिर ए और बी, मान लीजिए कहीं पे भूटान लिखा हो, सिक्किम लिखा हो, फिर तीसरे ऑप्शन में ए और बी दोनों लिखा हो, तो वहां पर फिर आपको सही जवाब आपका सी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों सिलेक्ट करना है, ना कि सिर्फ सिक्किम सिलेक्ट करना है, क्योंकि भूटान में भी लेप्चा जनजाति पाई जाती है।
बढ़ते हैं यहाँ से आज के हम अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। गाइज हमारा छठा प्रश्न ये कह रहा है कि जो कौन सी प्रजाति है जो संपूर्ण भारत के आदिवासियों में मिल गई है। तो जो इसमें से कौन सी ऐसी प्रजाति है जो संपूर्ण भारत में जितनी भी जनजातियां पाई जाती हैं, आदिवासियों की जातियां पाई जाती हैं, उनमें मिल गई है। ऑप्शन ए है मंगोलायड, ऑप्शन बी है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ऑप्शन सी है निग्रोटो या फिर ऑप्शन डी है नार्डिक। तो मुझे बताइए कि वह कौन सी प्रजाति है जो संपूर्ण भारत के आदिवासियों में मिल गई है। मंगोलायड है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, निग्रोटो है या फिर नार्डिक है। निग्रोटो के बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसके अलावा जो केरल है वहां पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा सैम्पेन है, सेंटिनल है, ये भी हमारे अंडमान निकोबार की जनजातियां हैं। तो गाइज क्वेश्चन ये था हमारा छठा आज का कि वो कौन सी प्रजाति है जो संपूर्ण भारत के आदिवासियों में मिल गई है। ऑप्शन ए है मंगोलायड, ऑप्शन बी है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ऑप्शन सी है निग्रोटो या फिर ऑप्शन डी है नार्डिक। तो फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का सही जवाब बता दीजिए। तो चलिए गाइज यहाँ से हम आज के अपने इस प्रश्न का सही जवाब भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है थोड़ा टफ रहा हो, लेकिन अगर कल आपने मेरी क्लास देखी होगी और आपने मेरी बातों पर ध्यान दिया होगा तो आपको जरूर ये फैक्ट याद होगा। तो गाइज जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड हैं ये क्या हो गए, ये संपूर्ण भारत के आदिवासियों में मिल गए। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड के लक्षण लगभग संपूर्ण भारत की किसी न किसी जनजाति में जरूर पाए जाते हैं। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो है ये प्रजाति क्या है, जो संपूर्ण भारत के आदिवासियों में मिली हुई हमें दिखाई देती है। यहाँ से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि जो तेलुगु और तमिल ब्राह्मण है गाइज, जो तेलुगु और तमिल ब्राह्मण है ये किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए है आधुनिक भूमध्य सागरी के अंतर्गत, ऑप्शन बी है प्राचीन भूमध्य सागरी के अंतर्गत, ऑप्शन सी है नार्डिक के अंतर्गत या फिर ऑप्शन डी है निग्रोटो के अंतर्गत। तो जो तेलुगु और तमिल ब्राह्मण है ये किसके अंतर्गत आते हैं, कल मैंने आपको ये चीज बताई हुई थी, वहां पर मैंने चेंचू जनजाति का उल्लेख भी किया हुआ था। तो मुझे आप बता दीजिए कि जो तेलुगु और तमिल ब्राह्मण है ये किसके अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए है हमारा भूमध्य सागरी के अंतर्गत, ऑप्शन बी है प्राचीन भूमध्य सागरी के अंतर्गत, ऑप्शन सी है नार्डिक के अंतर्गत और ऑप्शन डी है निग्रोटो के अंतर्गत। तेलुगु और तमिल ब्राह्मण किसके अंतर्गत आते हैं, फटाफट मुझे इसका टाइप करके आप आंसर बता दीजिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम तमिलनाडु की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो तमिलनाडु में आप अगर देखेंगे तो वहाँ पर कौन कौन से हैं जो टाइगर रिजर्व है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है कालकड मुंडन थुरई। ठीक है, दूसरा कौन सा, दूसरा है सत्यमंगलम। ये सब कहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, ये सब मैं तमिलनाडु की बात कर रहा हूँ। कालकड मुंडन थुरई, सत्यमंगलम की मैंने बात की हुई है। ठीक है, इसके अलावा कौन सा है, वो है अन्नामलई, अन्नामलई। ठीक है, कालकड मुंडन थरई, सत्यमंगलम, अन्नामलई, ये सारे के सारे जो टाइगर रिजर्व हैं ये कहाँ पर, हाँ एक और है मुदुमलई, मुदुमलई। ठीक है, तो कालकड मुंडन थरई, सत्यमंगलम, अन्नामलई और मुदुमलई ये क्या है, ये जो है सारे के सारे टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु के। क्वेश्चन हमारा ये था कि तेलुगु और जो तमिल ब्राह्मण है ये किसके अंतर्गत आते हैं, आधुनिक भूमध्य सागरी, प्राचीन भूमध्य सागरी, नार्डिक या फिर निग्रोटो। तो गाइस इस सवाल का जो सबसे सही जवाब है वो है हमारा ऑप्शन बी प्राचीन भूमध्य सागरी। जो तेलुगु और तमिल ब्राह्मण है ये प्राचीन भूमध्य सागरी प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ से बढ़ते हैं। अच्छा ये बताइए मुझे आप, बांग्लादेश में कौन सी जनजाति है जो पाई जाती है। नीचे 4 जनजातियां दी गई, इसमें से कौन सी जनजाति है जो बांग्लादेश में पाई जाती है। ऑप्शन ए है मिसमी, ऑप्शन बी है चकमा, ऑप्शन सी है चेंचू या फिर ऑप्शन डी है लुसाई। तो बांग्लादेश में निम्न में से कौन सी जनजाति पाई जाती है, मिसमी, चकमा, चेंचू या फिर लुसाई। फटाफट मुझे इसका आंसर आप बता दीजिए, बांग्लादेश में कौन सी जनजाति पाई जाती है, मिसमी, चकमा, चेंचू या फिर लुसाई। बांग्लादेश की बात आ गई तो चलिए बांग्लादेश के बारे में आपको बता देता हूँ। शेख हसीना जी प्रधानमंत्री हैं, ढाका है यहाँ की जो राजधानी है, टका है यहाँ की मुद्रा। और अभी हमने जो 10 ट्रेन इंजन हैं वो क्या किए हुए हैं, बांग्लादेश को गिफ्ट किए हुए हैं। इसके अलावा जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडिया आइडियाज समिट में भाग लिया था। इसके अलावा जो मॉरिशस में हाईकोर्ट का उद्घाटन हुआ है वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और जो दुनिया भर में जो सबसे बड़ी कोरोना टेस्ट लैब है नोएडा में, उसका उद्घाटन भी इन्होंने ही किया हुआ है। G20 देशों के भी हाल ही में बैठक हुई थी जिसमें भाग लिया था भारत की ओर से जो IT मंत्री हैं हमारे, कौन से, वो हैं रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने। इसके अलावा जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने मौसम नाम का एक ऐप लॉन्च किया हुआ था। और यहाँ पे थोड़ा सा जो चीज़ें और मुझे याद आ जा रही हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। छत्तीसगढ़ की 2 योजनाएं हैं, एक है गोधन न्याय योजना, दूसरी है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, वो आपको याद रखना है। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ का जसपुर जिला है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भारत का दूसरा सर्पविष संग्रहण केंद्र बनाया जा रहा है। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला है ये सर्वाधिक आकांक्षी जिलों की सूची में पहले नंबर पर आया था। ठीक है, तो ये हो गई बात कुछ छत्तीसगढ़ की। अब बात आती है कि बांग्लादेश में कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो गाइज चकमा जो है, चकमा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, ये बांग्लादेश में पाई जाती है। तो चकमा जनजाति कहाँ की, ये है हमारी बांग्लादेश की। चेचू जनजाति हमारी कहाँ की, ये हमारी आंध्र प्रदेश की। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है गाइज कि नार्डिक से जुड़े हुए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें देखिए, अगर पहला कथन सही लगे तो ए लिखिएगा,
अगर दूसरा कथन सही लगे तो बी लिखेगा, अगर दोनों सही लगे तो फिर सी लिखेगा, और अगर दोनों गलत लगे तो फिर डी लिखेगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नार्डिक प्रजाति से जुड़े हुए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है कि नार्डिक भारत में सबसे बाद में आए थे। ऑप्शन बी है इनका निवास मुख्य रूप से उत्तर भारत में है। अगर ये दोनों कथन सही है तो सी टाइप कर दीजिए, दोनों गलत है तो डी टाइप कर दीजिए। अगर नार्डिक सबसे बाद में भारत आए थे ये सही लग रहा है तो ये टाइप कर दीजिए। निवास मुख्य रूप से उत्तर भारत में है ये सही लग रहा है तो बी टाइप कर दीजिए। अगर दोनों सही लग रहे हैं तो सी टाइप कर दीजिए, और अगर दोनों ही गलत लग रहे हैं तो डी टाइप कर दीजिए। नार्डिक प्रजाति के बारे में आपको बताना, पहला कथन है कि नार्डिक सबसे बाद में भारत आए थे। दूसरा कथन है कि इनका निवास मुख्य रूप से उत्तर भारत में है। नार्डिक प्रजाति से जुड़े हुए दोनों कथनों में कौन से कथन है जो सही है? दोनों सही है, दोनों गलत है, या फिर सिर्फ एक सही है, या फिर सिर्फ दो सही है? तो नार्डिक प्रजाति से जुड़े हुए निम्न कथनों के बारे में फटाफट मुझे बता दीजिए। नार्डिक सबसे बाद में भारत आए थे, इनका निवास मुख्य रूप से उत्तर भारत में है, दोनों सही या फिर दोनों गलत है? चलिए गाइज इस क्वेश्चन का भी हम यहाँ से सही आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन था हमारा नार्डिक से जुड़ा हुआ। गाइज नार्डिक के बारे में आप एक चीज जान लीजिए, नार्डिक जो थे ये सबसे बाद में भारत आए थे और इन्हें आर्यों का प्रतिनिधि कहा जाता है, और इनका निवास जो है वो मुख्य रूप से हमें उत्तर भारत में देखने को मिलता है। तो दोनों ही कथन सही है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। जो दोनों कथन है ये सही है। यहाँ से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि जो अनुसूचित जनजाति है यानी कि जो हमारा एसटी है, इस एसटी का उल्लेख संविधान की कौन सी अनुसूची में मिलता है? ऑप्शन ए है दूसरी अनुसूची में, ऑप्शन बी है तीसरी अनुसूची में, ऑप्शन सी है चौथी अनुसूची में, फिर ऑप्शन डी है पांचवी अनुसूची में। तो जो एसटी है इसका उल्लेख संविधान की कौन सी अनुसूची में मिलता है? दूसरी, तीसरी, चौथी या फिर पांचवी? फटाफट मुझे इसका आंसर टाइप करके आप बता दीजिए कि जो अनुसूचित जनजाति है इसका उल्लेख संविधान की कौन सी अनुसूची में मिलता है? ऑप्शन ए है दूसरी में, ऑप्शन बी है तीसरी में, ऑप्शन सी है चौथी में, या फिर ऑप्शन डी है पांचवी में? तो फटाफट मुझे 10 सेकंड का समय आपके पास में है, बता दीजिए कि एसटी का उल्लेख संविधान की कौन सी अनुसूची में मिलता है। जैसे 14 में उल्लेख किसका किया गया? वो किया गया है हमारा समता के अधिकार का। और जो इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो 23 और 24 है वहां पर उल्लेख किया गया शोषण के विरुद्ध अधिकार का। 19 में क्या है कि वहां पर 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया। 6 प्रकार के हमारे मौलिक अधिकार भी हैं, और कोर्ट क्या कर सकते हैं? 5 प्रकार की रीट जारी कर सकते हो। ये हो गई बात संविधान और राज्य व्यवस्था की। गाइस तो चलिए देख लेते हैं कि जो अनुसूचित जनजाति है इसका उल्लेख संविधान की कौन सी अनुसूची में मिलता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पांचवी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में एसटी का उल्लेख हमें मिलता है। एसटी को परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन एसटी को उल्लेख का मिलता है वो पांचवी अनुसूची में मिलता है। गाइस ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आप जानते हैं कि अगर किसी जगह पर किसी भी वर्ग को जनजाति समुदाय घोषित करना है तो ये जनजाति समुदाय कौन घोषित कर सकता है? कौन घोषित करता है इसको? ठीक है, राज्यपाल घोषित करता है उस राज्य का मुख्यमंत्री घोषित करता है, देश की संसद घोषित करती है, देश का राष्ट्रपति घोषित करता है, या फिर उच्चतम न्यायालय घोषित करता है? तो मुझे अगर आप ये जानते हैं इस क्वेश्चन का जवाब, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने गाइज पूछा है कि अगर किसी स्थान पर किसी विशेष वर्ग विशेष को पाया जाता है कि वो जो जनजाति समुदाय में उसको शामिल किया जाए, उसको जनजाति समुदाय के अंतर्गत रखा जाए, तो उसका निर्णय कौन करता है? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसका बता दिया था, ऑप्शन डी है सही जवाब, पांचवी अनुसूची में। यहाँ से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा बताइए, जो संविधान का अनुच्छेद 341 है ये किससे संबंधित है? मुझे पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन आप गलत कर देंगे। बताइए मुझे कि जो अनुच्छेद 341 है ये किससे संबंधित है? अब आप इसका क्वेश्चन हो सकता है भले आंसर ना गलत करें, लेकिन अगर मैं ना बताता तो हो सकता है आप इसका आंसर गलत कर देते। ऑप्शन ए एससी से, ऑप्शन बी है एसटी से, ऑप्शन सी है ओबीसी से, या फिर ऑप्शन डी है जनरल से। तो अनुच्छेद 341 का जो संबंध है वो किससे है? एससी से, एसटी से, ओबीसी से, या फिर जनरल से? चलिए गाइस, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था तब तक मैं उसका आंसर बता देता हूं, जब तक आप बताइए 341 किससे रिलेटेड। गाइस किसी भी राज्य में किसी जो वर्ग को यदि जनजाति समुदाय के अंतर्गत रखना है तो इस चीज़ का जो निर्णय है वो करता है राष्ट्रपति। हालांकि उसको जो संस्तुति है वो भेजता है उस राज्य का, संबंधित राज्य का राज्यपाल, और उस पर निर्णय लेकर के फिर जो राष्ट्रपति होता है वो किसी वर्ग को जनजाति समुदाय घोषित करता है। तो गाइस चलिए यहाँ से अपने 341 में जो अनुच्छेद है इसके बारे में भी देख लेते हैं। गाइस 341 जो अनुच्छेद है इसका संबंध है एससी से। किससे संबंध है? एससी से। यद्यपि कि इसमें एससी को परिभाषित नहीं किया गया, यानी कि शेड्यूल कास्ट को परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के बारे में बात की गई है अनुच्छेद 341 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि जो आदिवासी शब्द है इसका उपयोग सबसे पहले किसने किया था? एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि किसी वर्ग को आदिवासी माना जाए या नहीं माना जाए, ये कैसे निर्णित किया जाता होगा। गाइज मैंने कल आपको एक समिति का नाम बताया था जिसका नाम था चंदा समिति। ठीक है,
चंदा समिति, ये चंदा मांगने वाला चंदा नहीं है, इनके नाम में चंदा, ठीक है। जो चंदा समिति थी गाइस, उस चंदा समिति ने क्या किया था, पांच जो है पॉइंट बताए थे कि अगर ये 5 पॉइंट इनके अंदर मिलते हैं तो इसको जनजाति समुदाय मान लिया जाएगा या मान लिया जाना चाहिए। तो जो चंदा समिति थी उसने 5 पॉइंट बताए थे कि समाज से कट करके रहना पसंद करते हो, ये समाज में जो अग्रिम सोच चल रही है उस हिसाब से न रहते हो, ये अपना अलग इनका प्राइवेसी जो है वो इसको बहुत पसंद करते हो, ठीक है। तो इस टाइप से 5 पॉइंट बताए थे, वो है चंदा समिति। तो चंदा समिति जो सिफारिशें उसने की हुई थी, उस आधार पर राज्यपाल ये निर्णय करता है कि क्या कोई वर्ग जनजाति समुदाय के अंतर्गत आना चाहिए। उसके बाद में राष्ट्रपति क्या करता है, उस वर्ग को फिर कर देता है। अंतिम क्वेश्चन हमारा है कि आदिवासी शब्द का उपयोग जो है ये सबसे पहले किसने किया था। ऑप्शन ए बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा ने, ऑप्शन बी है झमुंगो लवांग ने, ऑप्शन सी है सुंगलू शेरपा ने, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। गाइज बताइए मुझे, अंतिम क्वेश्चन है ये आज का, आदिवासी शब्द का उपयोग जो है ये सबसे पहले किसने किया था, बिरसा मुंडा ने, झमुंगो लवांग ने, सुंगलू शेरपा ने, या फिर इनमें से कोई नहीं में। तो गाइज इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है ये मुझे आप बता दीजिए। ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। आज की लाइव क्लास से आप सभी लोग जुड़े, इसके लिए आपका लोगों को, सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। गाइज लाइव क्लास प्रत्येक शाम 8 बजे होती है, यदि कोई विशेष प्रकार की समस्या नहीं आती है। अगर लाइव क्लास में आज आपको कुछ नया सीखने को मिला है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, आपको मज़ा आया है, तो इस लाइव क्लास को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं। और साथ ही साथ अगर आप अपने दोस्तों के साथ इस लाइव क्लास को शेयर करेंगे तो आपका बहुत आभार और एहसान हम पर होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लेंगे तो चैनल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अब मैं आपका एक भी पल का वक्त बर्बाद नहीं करूंगा और अंतिम क्वेश्चन का सही जवाब आपको मैं बता देता हूँ। गाइज अंतिम क्वेश्चन के साथ में आपके लिए एक संदेश भी है, इसीलिए ये अंतिम क्वेश्चन मैंने आज का आपका रखा था। गाइज जो आदिवासी शब्द है इसका उपयोग, जो आदिवासी शब्द है इसका उपयोग सबसे पहले किया हुआ था ठक्कर बप्पा ने। किसने किया था, ठक्कर बप्पा ने। कल मैंने आपको ये बात बताई हुई थी। और इन्हें ठक्कर बप्पा को क्या कहा जाता है, आदिवासियों का पितामह कहा जाता है। आदिवासियों का पितामह किसको कहा जाता है, ठक्कर बप्पा को कहा जाता है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अब आपको मैं बता देता हूं कि मैंने आज ये क्वेश्चन क्यों रखा और इसका जवाब ऑप्शन डी यानी कि इनमें से कोई नहीं ही मैंने क्यों रखा। गाइज होता क्या है कि हम में से चाहे जो भी प्रैक्टिस सेट्स बना रहे हो, जितने भी लोग ऑनलाइन स्टडी करवाते हैं, यूट्यूब पर पढ़ाते हैं या जहाँ पर भी पढ़ाते हैं, उनमें से मैक्सिमम आप लोगों में जो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होता है, आप जानते हैं वो ऑप्शन क्यों रखते हैं। जब आपके जहन में कोई ऑप्शंस नहीं आ रहे होते 4 ऑप्शंस में, या जब किसी चीज़ का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा होता, सटीक ऑप्शन नहीं मिल रहा होता, तब जेन्युइन क्या करता है, पेपर सेटर क्या करता है, वहाँ पर बैठ करके प्रैक्टिस करवाने वाला आपको इनमें से कोई नहीं है का विकल्प दे देता है। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिएगा, यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस जो होंगे उनके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और वो जानबूझ करके विशेष तौर से यूपीएससी में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इनमें से कोई नहीं जिसका सही जवाब होगा, यानी कि राइट विकल्प उसमें आपको नहीं मिलेंगे। और प्रैक्टिस जो सेट्स होते हैं हमारे, उन प्रैक्टिस सेट्स में इनमें से कोई नहीं ऑप्शन जो होता है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा जाता है ताकि 3 ऑप्शन में आदमी आसानी से चुन ले, चौथे ऑप्शन तक उसको जाने की जरूरत ना पड़े। ऐसे में हमारी आदत जाती है बिगड़, और हम हमेशा क्या करते हैं, जो भी ऑप्शन हमें मिल जाते हैं इनमें से कोई नहीं के अलावा वाले, उनमें से सही आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो हमें ठीक लगता है वो हम लगा देते हैं। अब है निगेटिव मार्किंग, हमेशा से काफ़ी समय, अब तो स्टेट पीसीएस ने भी फॉलो करना शुरू कर दिया निगेटिव मार्किंग को, छोटी बड़ी परीक्षाओं में भी फॉलो हो रहा है। तो अब तो कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आप तुक्के के तौर से लगा पाए। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए कि इनमें से कोई नहीं है जवाब क्या सही हो सकता है। हालांकि जान आप तभी पाएंगे जब आपको सभी फैक्ट्स के बारे में पता होगा। लेकिन आज से, अभी से ये चीज़ की गांठ बांध लीजिए कि अगर मेरे साथ प्रैक्टिस सेट आप हल कर रहे हो और उनमें से इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिखे, तो उसको इतना हल्के में मत लीजिएगा कि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन तो सिर्फ ऐसे ही ऑप्शन बनाने के लिए चौथे ऑप्शन में डाल दिया गया है। इस चीज़ को आप ध्यान में बना करके रखिएगा। तो गाइज अंतिम क्वेश्चन का सही जवाब है ठक्कर बप्पा, यानी कि इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन सही जवाब है ठक्कर बप्पा, जिन्होंने आदिवासी शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था और इन्हें आदिवासियों का पितामह कहा जाता है। आज की लाइव क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ नाइस नाइट।